रात के 9 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सीरिया जंग की लाइव रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी वक्त असद का तख्ता पलट हो सकता है। विद्रोही दमिश्क पर कब्जा करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं और इस वक्त आपको ये मैप जो इस वक्त दिख रहा है ये बहुत बड़ी कहानी बयां करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये किसी भी वक्त तख्ता पलट की बात अगर की जाती है तो जरा देखिए, ये इस वक्त सीरिया की जंग से जुड़ा हुआ इस वक्त जो नक्शा आप देख रहे हैं ये तख्ता पलट की कहानी बयां कर रहा है। 3 ऐसे गुट जो इस वक्त सीरिया पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जिसमें सबसे पहले अलेप्पो, इदलिब, हमा, होम्स है। ये HTS ने यहाँ पर कब्जा जमाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रक्का, हसाका और देर अज़ोर जहाँ SDF का कब्जा है। वहीं तीसरे गुट का कब्जा है दमिश्क, दारा अस स्वायदा। दमिश्क पर पहुंचने वाला ये सबसे पहला गुट है जो पहुंचा है और अब वहां पर तहलका मचा हुआ है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सीरिया पर तुर्की और ईरान का बड़ा फैसला है। तुर्की और ईरान ने सभी ऑपरेशंस रोक दिए हैं। सीरिया पर तुर्की और ईरान का ऐलान। एक और बड़ी खबर आ रही है दमिश्क की सिदानिया जेल पर हमला होने की। विद्रोहियों ने जेल पर हमला किया है। जेल में बड़ी संख्या में कैदी हैं। बशर विरोधी ये कैदी बताए जा रहे हैं। ये जेल की तस्वीरें जहां पर खबर आ रही है दमिश्क की सिदानिया जेल पर हमला हुआ है। तो दमिश्क की सिदानिया जेल पर हमला होने की खबर, और खबर ये कि वहां पर वो कैदी जो असद विरोधी हैं। बड़ी खबर आ रही है एक और, दमिश्क की सड़कों पर बशर सेना के टैंक छोड़कर भाग रहे हैं असद के सैनिक। टैंकों पर बागियों ने कब्जा कर लिया है। टैंक लेकर राष्ट्रपति भवन की ओर कूच कर रहे हैं वो सैनिक। और इस बीच देखिए बड़ी जानकारी जो इस वक्त हालात बयां कर रहे हैं दमिश्क के। सीरिया में बड़ा संकट। दमिश्क की सड़कों पर बशर सेना के टैंक और टैंक छोड़कर भागे असद के सैनिक। टैंकों पर बागियों ने कब्जा जमा लिया है। टैंक लेकर राष्ट्रपति भवन की तरफ ये विद्रोही कूच कर रहे हैं। बड़ी खबर एक और मिल रही है। सीरिया की राजधानी में भीषण जंग हो रही है। दमिश्क में विद्रोहियों का हमला, और ये हमला साधारण नहीं, भीषण हमला है। विद्रोहियों के हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है दमिश्क से सीरिया सरकार विमान उड़ा है और विमान पर सवार लोगों की जानकारी नहीं बताई गई है। विमान सवार लोगों की पहचान को गुप्त रखने की खबर है। दुनिया की नज़र सीरिया सरकार पर है। सीरिया सरकार के विमान पर सीरिया से पूर्व दिशा में उड़ान भरने की खबर आ रही है। बड़ी जानकारी मिल रही है असद की पार्टी के लोग सीरिया छोड़ेंगे। सीनियर लीडर्स ने विमान मंगा लिए हैं। जल्द ही देश छोड़ने का ऐलान भी हो सकता है। बशर की देश छोड़ने की अटकलें तेज हैं इस बीच, और बशर सरकार का विमान दमिश्क से उड़ा है ये खबर आ रही है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी जानकारी सीरिया में दमिश्क में जो हालात बन रहे हैं उससे जुड़ी हुई। सीरिया के हालात पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अमेरिका को कोई मतलब नहीं चाहिए। सीरिया से US को दूर रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में शपथ लेंगे राष्ट्रपति बनने की, लेकिन एक्शन में नजर आ रहे हैं बयानों से। सीरिया के हालात पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अमेरिका को कोई मतलब नहीं। सीरिया से US को दूर रहना चाहिए।
डोनाल्ड ट्रंप बड़ा मैसेज दे रहे हैं, जो बाइडेन के तौर तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये बयान बता रहा है कि सीरिया से यूनाइटेड स्टेट्स को दूर रहना चाहिए था, कोई मतलब नहीं रखना चाहिए था। लेकिन इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं कह रहे हैं, वो अब अमेरिका की वो आवाज़ है जो जनवरी में सिर्फ शपथ का इंतजार कर रहे हैं और अपने पूर्व अमेरिका की सरकार जो बाइडेन की सरकार की तमाम नीतियों की आलोचना भी बयान दर बयान करते दिख रहे हैं। और एक बार फिर से सीरिया के मुद्दे पर भी उन्होंने जो बाइडेन सरकार को घेरा है और अमेरिका को इस कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये बात कह दी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं अम्बासडर दीपक वोरा और भी खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले दीपक वोरा जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूं, मौजूदा संकट सीरिया के लिए कितना बड़ा है? हमारी मैम, जब भी आपके चैनल पर होता हूं बहुत मजा आता है और इस समय रात को अब जो लाइव कवरेज कर रही हैं, नो वंडर यू आर द बेस्ट चैनल इन द कंट्री, इफ नॉट इन एशिया। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर जो आपकी कवरेज है। मैं बशर अल असद से मिला हुआ हूं मोर देन वन ओकेजन। कहां पे है इस समय? मेरा मानना है, आप इसकी पुष्टि करेंगी, वो देश छोड़ के चला गया है। कहां गया होगा? उसके जो पड़ोसी हैं, इराक है, एक तरफ टर्की है, लेबनान है, जॉर्डन है। मेरा मानना है कि वो जॉर्डन गया है, क्योंकि टर्की वो जाएगा नहीं। लेबनान के साथ उसके संबंध कुछ अजीब से ही हैं। इराक में तो आपको पता ही है क्या हो रहा है। ही इज प्रोबेबली गॉन टू जॉर्डन, और वहां से आगे कहां जाएगा मालूम नहीं है। लेकिन ये जो लाइटनिंग ऑफेंसिव हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और किसने किया है? ये जो आतंकी मूवमेंट है, जिसको अमेरिका ने इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था और $10 मिलियन का एक प्राइज भी रखा था इसके लीडर के ऊपर, जिसने हाल ही में कुछ टेलीविजन इंटरव्यूज दिए। इतनी जल्दी ये बढ़ेंगे? रूस ने भी अपने नागरिकों से कहा कि आप छोड़ के चले जाइए, क्योंकि रूस को ये लोग पसंद नहीं करते। रूस सपोर्ट कर रहा था बशर अल असद। तो मेरा मानना है मैम कि अब जो नई सरकार वहां बनेगी, सबसे बड़ा खतरा इजराइल को होगा, जिन्होंने सपोर्ट किया था इन आतंकियों को बशर के अगेंस्ट है, क्योंकि ये और भी एंटी जूइश होंगे। बशर को तो फिर भी कंट्रोल कर पाते थे, लेकिन ये बहुत जबरदस्त एंटी जूइश, एंटी इजराइल ये लोग होंगे। इजराइल को बहुत समस्याएं होंगी। सो माय बिलीफ इज कि अब सीरिया, मैं उस एरिया में बहुत टाइम से रहा हूं, मेरा मानना है कि वहां टर्मोइल अब चलेगा काफी देर तक। कोई आसान स्थिति नहीं आएगी। मैं आपके पास आऊंगी, कुछ और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मेजर जनरल AK सिवाज भी हमारे साथ है, मेजर जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ है, कमोडोर अशमिंदर सिंह बैल सब हमारे साथ है, जिनसे मैं बातचीत करूंगी। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी, दमिश्क में विद्रोहियों का जश्न, जीत का जश्न मना रहे हैं विद्रोही। विद्रोहियों के समर्थक भी खुश नजर आ रहे हैं, गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं विद्रोहियों के समर्थक। 12/2024 الله أكبر الله أكبر غارة تستهدف ترنسي الله أكبر غارة جوية تستهدف منطقة ترنسي قرية ترنسي। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, दमिश्क के बाहरी इलाकों में बमबारी हुई है। रूसी वायुसेना कर रही है भीषण बमबारी। हवाई हमले से बागियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कर पाना कितना मुमकिन होगा, कह पाना बहुत मुश्किल है। الله أكبر الله أكبر غارة تستهدف ترنسي الله أكبر غارة جوية تستهدف منطقة ترنسي قرية ترنسي الله أكبر الله أكبر الله أكبر। जैसा हमने अभी जिक्र किया कि रूसी सेना की बमबारी की गई है ताकि विद्रोहियों को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन ये कंट्रोल मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दखल हो चुका है इस वक्त विद्रोहियों का, ऐसे में दमिश्क के आसपास के इलाकों में कुछ भी रूस करे, बहुत बड़ी चुनौती सीरिया के सामने बनी हुई है। मेजर जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय कुलकर्णी, इस वक्त सीरिया में जो कुछ हो रहा है और उस पर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, आपको क्या लग रहा है? जो बाइडेन की नीतियों को कंडेम करना जाहिर तौर पर ट्रंप की मजबूरी है, लेकिन अभी अमेरिका का टेक आने वाले साल में क्या होगा सीरिया को लेकर, और सीरिया में अब क्या होने जा रहा है? थैंक यू प्रीति, आपको अम्बासडर दीपक ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मैं इतना ही कहूंगा
जिस प्रकार से दखलंदाजी की जा रही थी, और सीरिया आफ्टर दी अरब स्प्रिंग के बाद जिस प्रकार से रूस और ईरान की मदद से वहां टिका रहा, और असद जिस उसी वक्त हो जाना था 10 साल पहले, पर इतने साल शायद रूस ने और ईरान की मदद से अभी तक बशर असद अपने राष्ट्रपति रहे, लेकिन उन्होंने कई इलाके जो है, खास करके नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है ऊपर जहाँ पे कर्ड्स का कंट्रोल है, जिसे सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस बोलते हैं, लेफ्ट को जहाँ पे रेवोल्यूशनरी रेबल्स हैं, जो रेवोल्यूशनरी रेबल्स जो जिलानी के नीचे आज नेतृत्व में पूरा सीरिया के ऊपर कब्जा कर रहा है, यही आदमी जो इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था, जैसे अब्बासी साहब बता रहे $10 मिलियन का इसको बता, पर आज परसों ही CNN में ने जो अपना इंटरव्यू दिया वो दर्शाता है कि अमेरिका का सपोर्ट किस तरफ है। अमेरिकन फोर्सेस जो है वो कर्ड्स के साथ है, टर्की जो है वो कर्ड्स के बरखिलाफ है। वहां पर आप देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि अरब स्प्रिंग के बाद जिस प्रकार से लगातार ये जो रेवोल्यूशनरी रेबल है, ये एक के बाद इनके जो बड़े बड़े शहर हैं वो गिरते आ रहे हैं, और जब रेवोल्यूशनरी रेबल्स जो कहते हैं ये जैसे कि हयात अल तहरार शाम जो इनका जो ग्रुप है, ये तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर था दमस्कस से, तभी सीरिया के जो राष्ट्रपति है उन्होंने अपने परिवार को रूस भेज दिया था। और आज अभी जैसे पता चल रहा है कि जब तक अपना प्रोग्राम खत्म होगा तो मुझे लगता है दमस्कस पे पूरा कब्जा जो है इनका हो जाएगा, क्योंकि वो दमस्कस के अंदर ही है। और जिस प्रकार से लगातार ये जो आप बता रहे हैं उसका एक्सटेंशन की आखिर ये नौबत आई क्यों, ऐसे हालात बने क्यों, विद्रोही गुटों ने तख्ता पलट के बारे में सोचा क्यों, इन सवालों पर मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगी। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी, सीरिया छोड़कर भाग रहे हैं लोग, दमिश्क में जंग से लोगों में हड़कंप है। अब तक 3 लाख से ज्यादा सीरियाई भागे हैं। अचानक दमिश्क से फ्लाइट महंगी हो गई है, ये बड़ी जानकारी। और हमारे साथ एयर कमोडोर अशमिंदर बेल साहब जुड़े हुए हैं। बेल जी, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं सीरिया में, ऐसे में बड़ा सवाल ये कि लगभग 1.5 दशक तक जो विद्रोही गुट सिर्फ और सिर्फ विरोध करना चाहता था, वो तख्ता पलट करने की नौबत इस हालात में क्यों पहुंचा, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले कहूंगा कि इनको बहुत भारी सपोर्ट है यूएस, यूके, फ्रांस, तीनों कंट्रीज का, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का भी सपोर्ट है, और साथ साथ में टर्की का सपोर्ट है। और जो एम्बेसडर साहब भी बोल रहे थे कि यूएस और टर्की ने दोनों ने इनको आतंकवादी संगठन बोला था, लेकिन आज ये सपोर्ट कर रहे हैं, इनको आर्म से सपोर्ट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक से सपोर्ट कर रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट से सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय रशिया जो है वो थोड़ा वीक इसलिए है क्योंकि 1000 दिनों से वो युद्ध कर रहा है यूक्रेन के साथ, वो 2 फ्रंट सिचुएशन में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं उसके पास, जैसे पहले 2016 में उसने सपोर्ट किया था भारी मात्रा में आर्टिलरी, टैंक्स और बाकी इक्विपमेंट देख के और हवाई हमले से, उतना सपोर्ट वो इस बार नहीं कर पा रहा क्योंकि वो खुद अपना एक बहुत बड़ा जंग लड़ रहा है यूक्रेन के अंदर। तो ये सिचुएशन में जहां पे ईरान भी इस समय, हिजबुल्लाह जो इनको बहुत सपोर्ट करता था वो भी वीक हो चुका है, हमास से तो कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट ये करते भी नहीं है। तो अब देखा जाए तो सिचुएशन बहुत वीक थी असद के लिए, और उस समय पे रिबेल्स के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, खासकर एचटीएस के लिए और दूसरी कोalition के एलिमेंट थे जैसे फ्री सीरियन आर्मी के लिए, कि ये हमला इस समय करे। और इसी वजह से इस तेजी के साथ वो बढ़े हैं, चाहे वो एलेप्पो था, होम्स दिया, हमा है, या फिर अब चारों तरफ से उन्होंने घेर दिया है दमिश्क को। तो आगे की जो सिचुएशन आ रही है इसमें फायदा तो टर्की को ही होगा, जिसके पास 32 लाख के करीब सीरियन रिफ्यूजीज हैं जिनको वो वापस भेजना चाहता है। और सबसे नुकसान होगा ईरान की जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि वो वीक होती जा रही है। हिजबुल्लाह भी वीक है, हमास भी वीक है, अब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में सीरियन मिलिशिया जो थी वो भी वीक हो गई, असद की फोर्सेस भी वीक हो गई। अब जो सपोर्ट इराक से या ईरान का कमोडोर, मैं आपको रोक रही हूँ, इस बीच जानकारी मिल रही है असद सेना ने हथियार डिपो उड़ा दिया है। दमिश्क छोड़ने से पहले हथियार डिपो उड़ाया गया है, अल किस्वा हथियार डिपो उड़ाया गया है, बाहरी दमिश्क में था ये हथियार डिपो जिसे उड़ाने की खबर आ रही है। असद सेना ने हथियार डिपो उड़ा दिया है, दमिश्क छोड़ने से पहले हथियार डिपो को उड़ाने की खबर है। और ये जो इलाका है ये है अल किस्वा हथियार डिपो। बड़ी खबर, सीरिया पर कतर के पीएम का बयान, हालात के लिए राष्ट्रपति असद जिम्मेदार। असद पर सीरियाई लोगों को भरोसा नहीं, गाजा के बाद ये तो होना ही था। कतर ने विद्रोहियों ने
समर्थन किया है। कतर में जो कतर की तरफ से विद्रोहियों को समर्थन करने की खबर, और ये बता रहा है कि किस तरह से ये जो सब कुछ हो रहा है इस वक्त दमिश्क से लेकर दूसरे इलाकों में सीरिया के, ये तो पहले से ही तय था, बस वक्त तय नहीं था जो अब आता हुआ नजर आ रहा है। एम्बेसडर दीपक वोरा, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि सर एक तरीका होता है कि हम लड़ते हैं और लड़के फिर हम हार और जीत का फैसला करते हैं, लेकिन ये जो जानकारियां सीरिया से आ रही हैं, सेना अपने जगह को सरेंडर कर चुकी है, वर्दी में नहीं है बल्कि आम लोगों की तरह दिख रही है। दूसरी तरफ वहीं टैंकों को जला दिया जा रहा है, हथियार गोदाम को भी ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसा करने के पीछे असद सरकार का मकसद क्या दिखता है? जनरल साहब बहुत बेहतर मुझसे कह पाएंगे, और कॉमोडोर साहब इन दोनों की बहुत इज्जत करता हूं, इनके व्यू पॉइंट हमेशा परफेक्ट होते हैं। मैम ये कर रहे हैं कि ये जो कुछ वेपन्स हैं ये रशिया से सप्लाइड हैं, तो ये आतंकियों के हाथ में ना पड़े। दैट्स द बेसिक आइडिया। उड़ा दीजिए बिल्कुल आर्म्स डिपो को, ताकि इन लोगों को ये चीज ना मिले। ये मैंने पहले देखा है, मैंने इसको इजिप्ट में देखा है, मैंने इसको नाइजीरिया में देखा है, मैंने इसको बुर्किना, जब सरकार वहां से भड़कती है, आतंकी घुसते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें की जाती है कि उनके हाथ में ये समझ नहीं आए। लेकिन जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं कहना चाहता हूँ ये कारण क्या है। अमेरिका नफरत क्यों करता है, कतार नफरत क्यों करता है बशर अल-असद से? मैं बताता हूं मैम। आपको मालूम है कि यूरोप में, जनरल साहब, कमांडर साहब, जो ज्यादा गैस इस समय आती है मैक्सिमम, वो रूस से आती है। 2010 में अमरीकियों ने एक प्रपोजल बनाया था कि रूसी गैस का डिपेंडेंस कम किया जाए और गैस कतार से थ्रू सीरिया भी जाएगा और फिर जॉर्डन के थ्रू होते हुए टर्की जाएगी और वहां से यूरोप को जाएगी। और कतार ने ये भी बोला था कि मैं $10 बिलियन इस पे खर्च करूंगा। बशर अल-असद ने कहा जाके अमृतसर की बढ़िया खाओ, हम तो बड़े खुश हैं, हम ईरान, इराक और सीरिया में गैस पाइपलाइन बनाएंगे और रूस को हम चोट नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि वो मेजर सप्लायर है। तो मैम ये 2010-2011 में सिविल वॉर शुरू हो जाती है। उसके बाद कुछ देर तक ये पाइपलाइन भूल गए और अब वापस इस पाइपलाइन, दिस इज अ बैटल फॉर गैस और कुछ नहीं है। किसी भी युद्ध को कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हम देखते हैं कि यूक्रेन रूस का युद्ध है और यूक्रेन इतना सा है फिर भी लड़ाई में डटा हुआ है, उसको बैक है दूसरे बड़े देशों की जिसमें अमेरिका सबसे आगे है, नेटो भी पूरा खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है जो मैं पूछना चाह रही थी कि आखिर सीरिया में सरेंडर क्यों होती हुई सेना नजर आ रही है? इस सरेंडर को लेकर क्या ताकीद की गई है? बड़ी खबर यह है कि सीरिया जंग से जुड़ी नई अपडेट, दमिश्क छोड़कर भाग रहे असद के सैनिक, असद के 2000 सैनिक इराक भाग गए हैं। बड़ी खबर एक और आ रही है, दमिश्क में सरकारी इमारतें खाली हो रही है। जनरल स्टाफ बिल्डिंग खाली कराई गई है, एविएशन कमांड सेंटर भी खाली कराया गया है। क्लियर कट मैसेज कि अब हम पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन सरेंडर करने को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? सिर्फ सरकार को नहीं, सिर्फ अफसरों को नहीं, बल्कि सेना को। सेना अब साधारण लोगों की तरह नजर आ रही है, वर्दी छोड़ दी है, टैंकों को जलाया जा रहा है, हथियार डिपो को तबाह कर दिया जा रहा है। लेकिन इस सरेंडर को क्यों असद राज को मजबूर होना पड़ा है? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त जिसको लेकर मैं जाना चाहती हूँ संजय कुलकर्णी जी आपके पास। सर, ये सरेंडर ऑल ऑफ सडन या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह? प्रीति, आपने देखा अफगानिस्तान में किस प्रकार से तालिबान आया और अफगान आर्मी ने पूरे हथियार छोड़ दिए, जबकि पूरा अमेरिकन सपोर्ट था उधर उसके बावजूद। वैसे इधर भी जिस प्रकार से जिलानी ने कहा कि हम असद को गिराना चाहते हैं और असद के बरखिलाफ हम खड़े हैं, तो पूरा अमेरिकन सपोर्ट इनको लगा। आप देख रहे हैं कि ईरान के जो है सपोर्टर्स थे, ईरान ने हिजबुल्लाह को बोला जाकर के मदद करो सीरिया की। रूस ने कहा, जब आपने जो सीरिया के जो खुद के सैनिक हैं वो ही लड़ने को तैयार नहीं है, वो
वही जंग का मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। आपने देखा कि कतार के प्रधानमंत्री जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने ये भी कहा कि असद ने लोगों के साथ जो संपर्क था वो टूट गया है और वो एक तानाशाह बन करके रह गया और लोगों के संपर्क नहीं रहा। और वहां की जो फौज है, और वहां से आप देखें कि तकरीबन 20 मिलियन लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, जिसमें तकरीबन 6 मिलियन लोग तो वैसे ही डिस्प्लेस है, कितने लाखों लोग वहां पे मर गए हैं। तो ऐसी हालात में सीरिया में रह करके असद का जो सपोर्ट है वो खत्म हो गया। कब तक रूस उनका सपोर्ट करेगा? रूस ही बैकफुट के ऊपर है, रूस यूक्रेन के साथ लड़ रहा है। इजराइल के जिस प्रकार से हिजबुल्लाह के नाक में दम कर रखा है, हिजबुल्लाह के पास नहीं है। ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया है, उनके रेडार, उनके मिसाइल, उनके एयरफील्ड उन्होंने तबाह कर दिए हैं। तो ईरान लड़ने के लिए तैयार नहीं है, रूस लड़ने के काबिल नहीं है। वहां पे इजराइल ने हिजबुल्लाह को बिल्कुल बैकफुट पे रखा है, हिजबुल्लाह के पास कुछ नहीं है। तो सीरिया क्या अभी तक 2011 से लेकर के आज तक किसके ऊपर निर्भर था? रूस की मदद के ऊपर निर्भर था, ईरान की मदद के ऊपर निर्भर था। और ईरान को जरूरत थी सीरिया की, क्योंकि लेबनान को और हिजबुल्लाह को हथियार देने थे, तो यही रूट है उनको हथियार देने के लिए। तो ऐसे माहौल में जब असद का जो सपोर्ट है वो क्या था? उनकी फौज थी, उन्हीं की फौज ने छोड़ दिया। जबकि उनकी फौज से जो मैं कहूंगा जो भगोड़े हैं, उन्होंने बल्कि के एक अलग सी फौज बना रखी है, सीरियन लिबरेशन फौज। तो ये सब देखते हुए सीरिया में पता चल गया था उन्हें, और अचानक जब 27 नवंबर को उन्होंने हमला क्यों शुरू किया? 27 नवंबर उन्होंने देखा कि वहां पे रूस यूक्रेन के साथ अटका हुआ है, वहां पे हिजबुल्लाह 60 दिन के सीज़फायर को लेकर के परेशान है, इधर ईरान के ऊपर वैसे हमला हो चुका है, तो कुछ भी नहीं। तो उन्होंने रिबेल फोर्स जिलानी ने तुरंत हमला बोला, और लगातार एक के बाद अगर बड़े बड़े शहर जिस तरह गिर रहे हैं, एलेप्पो हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि तभी समझ गया था। जानकारी मिल रही है, खबर ये आ रही है कि असद सैनिक इराक की तरफ रवाना हो चुके हैं, अपने हथियारों के साथ रवाना हुए हैं असद के सैनिक, जिसमें T-55 टैंक, BMP-1 और BREM-1 के साथ दिखे हैं। साथ ही B-30A होवित्जर भी सैनिकों के साथ है। इन्फेंट्री व्हीकल से रवाना हुए हैं असद के सैनिक। तो देखिए, कुछ जानकारियां आई कि अब सैनिकों ने वर्दी छोड़ दी है, साधारण लोगों की ड्रेस में आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर आई कि अब हथियार डिपो को पूरी तरह से ध्वस्त खुद ही असद के राज में किया जा रहा है। तीसरी ये खबर आई कि हथियार अपने खुद ही तबाह करने पर सैनिक लगे हैं ताकि इसका इस्तेमाल विद्रोही गुट ना कर लें। लेकिन अब जो चौथी खबर है वो ये कि T-55 टैंक, BMP-1, BREM-1 लेकर रवाना हुए हैं इराक की तरफ सीरिया के सैनिक। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीरिया के सैनिकों की, जो अब अपने हथियारों के साथ अपने काफिले को इराक की तरफ ले जाते नजर आ रहे हैं, जिसमें इन्फेंट्री व्हीकल से लेकर तमाम वो हथियार शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ एयर कमोडोर बैल साहब मौजूद हैं। बैल साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि कुछ तस्वीरें जो कंपैरिजन के लिए मैंने बताई, 3 तस्वीरें जिसमें वर्दी छोड़ दी है, कुछ जगह आग लगा दी है अपने हथियारों को, और फिर हथियार डिपो को ही खाक कर दिया है। वहीं ये तस्वीरें, ये क्या डिफाइन कर रही है सीरिया में इस वक्त सैनिकों के मन में जो उनका इस वक्त स्थिति होगी वो क्या होगी, वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा और अहम प्रश्न आपने पूछा है। वॉर के अंदर एक सिचुएशन आती है जब मोमेंटम बन जाता है और जो जीतने वाली फौजें हैं वो मोमेंटम लेके आगे बढ़ती हैं। उस समय जो मोराल होता है वो अगर दुश्मन का वीक हो गया है, जो कि इस समय आजाद की फोर्सेस का मोराल मुझे खत्म होता सा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो भाग रहे हैं, उन्होंने अपना यूनिफॉर्म छोड़ दिया है और इराक की तरफ जा रहे हैं और भारी संख्या में डिजर्ट कर रहे हैं अपनी पोस्ट को। तो अगर ये सब सही है तो इसका ये मतलब है कि उनका मोराल टूट चुका है, अब वो लड़ने की क्षमता जो है उनके अंदर खत्म हो चुकी है। क्योंकि हार वॉर के अंदर तभी होती है जब आपका विल टूट जाता है, आपका मोराल खत्म हो जाता है और आप हार मान लेते हैं। तो इस समय अगर मन से उन्होंने हार मान ली है और वही दिख रहा है, वही दर्शा रहा है जब वो अपने वेपन डिपोज को एक्सप्लोड कर रहे हैं और जो बाकी भी सामान और आर्म्स उसको खत्म कर रहे हैं और भाग रहे हैं और सिविलियन ड्रेस पहन रहे हैं, तो ये क्लियरली दर्शा रहा है कि उनका मोराल जो है बहुत कम हो गया है। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो इस समय होगा इजराइल को, इस समय शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन जैसे एम्बेसडर कह रहे थे लॉन्ग टर्म में। अब देखिए, अमेरिका ने भी जब अफगानिस्तान को लिया
20 साल के बाद तालिबान को वापस हैंड ओवर करके गए, तो ये एक अथॉरिटेरियन रूल जो है उसके अंदर असाद ने रूल किया 24 साल तक। अब जो नई सरकार भी अगर आई तो वो भी अथॉरिटेरियन होगी, यानी कि ये सिविलियन अनरेस्ट का पीरियड जो है कंटिन्यू रहेगा, या सिविल जो वॉर टाइप सिचुएशन है वो कंटिन्यू रहेगी आने वाले समय में। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी सीरिया को चाहिए या फिर वो जो डिजर्व करता है वो हाल फिलहाल नहीं होने जा रही है। हमारे साथ लगातार दीपक वोरा साहब जी भी बने हुए हैं जो बार बार उनके बैल साहब के कमेंट पर कुछ कहना चाह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं वोरा जी। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सर, स्टेबिलिटी किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बुनियादी ज़रूरत है जो हर नागरिक को जो वो जिस देश में रहता है उसे मिलनी चाहिए। लेकिन सीरिया के संदर्भ में आपको क्या लगता है, व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट? ये तो एयर कमांडर साहब ने बिल्कुल साफ बता दिया, जनरल साहब ने स्पष्ट कर दिया कि जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। कौन सी स्टेबिलिटी की बात कर रही हैं आप? सिविल वॉर कब से चल रहा है? 2011 से बीच में स्टेलमेट हुआ था, जंग तो चलता रहा। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है आपके आर्थिक विकास के लिए। कौन चाहता है सीरिया का आर्थिक विकास? पहले इन चीजों का अगर मैं समझ सकूं तो आपको भी बताऊंगा। मैं मिडिल ईस्ट जो है, वेस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं, वो एक कॉल्ड्रन है, वो शैतान ने खिचड़ी बनाई है वहां पर और कोई उसको खा के संतुष्ट नहीं होगा। सीरिया में स्टेबिलिटी इज अ पाइप ड्रीम। अमेरिकी पछताएंगे। याद है आपको एक वो क्या था, अल बगदादी, उसको कितना सब कहते थे बड़ा अच्छा है आईसिस ये वो और फिर उसको जाके मार दिया था। सो मैम ये सारी चीजें हैं। वी आर सीइंग हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इतिहास का सबक है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। सीरिया विल बी अनस्टेबल। सीरिया में बहुत जंग चलेगा, सिविल वॉर होगी। प्रो असाद फोर्सेस या जो भी हैं बशार फोर्सेस वो लड़ती रहेंगी और अब आप देखेंगे इसका असर सब तरफ फैलेगा। और सबसे बड़ा नुकसान जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं वो अमेरिका को होगा, उनके इंटरेस्ट को। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है निकल जाइए वहां से, ये हमारी जंग नहीं है, छोड़ दीजिए उस एरिया को। ये लोग जो अभी जा रहे हैं अमेरिका सरकार छोड़ के, सत्ता छोड़ के, ये मानने को तैयार नहीं है। इनका उद्देश्य सर मैं इस सिनेरियो को भी आपसे समझना चाहूंगी वोरा जी कि आखिर बाइडेन की रणनीति कि हमें सीरिया में इस तरह से सपोर्ट करना है और ट्रंप की रणनीति, इस पर आखिर ये विरोधाभास क्यों है? सिर्फ पॉलिटिकल विरोधाभास है या फिर इसकी जड़ों में कुछ अहम बातें जिसका हल्का सा ग्लिम्स आपने अभी दिया है? लेकिन इस बीच बड़ी खबर, सीरिया के हालात पर ईरान का बयान। विद्रोही गुटों से बात करे असद सरकार, विपक्षी गुट से बात करे सीरिया सरकार, लेकिन बात की गुंजाइश लगता नहीं है कि अब बची है। जिस तरह का तौर तरीका विद्रोही गुटों ने अपनाया है, जिस तरह की खबरें सीरिया से आ रही है, अफसरों से लेकर उनकी इमारतों को खाली करने को लेकर, विमान उड़ने को लेकर, सरकारी अफसरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने को लेकर और साथ ही साथ उन सैनिकों को लेकर जो अब इराक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है सीरिया के हालात पर ईरान का। विद्रोही गुटों से बात करनी चाहिए असद सरकार को। लेकिन ऐसे में मैं इस वक्त अपने पैनलिस्ट का रुख करना चाहती हूँ सर, ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि बात करनी चाहिए सीरिया सरकार को, क्या आपको लगता है कि अभी कुछ बचा है बात करने के लिए? क्योंकि बात करने के लिए कोई पॉइंट तो हो। अब तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ विद्रोही जो कहेंगे वही होगा। इस बात का कमेंट संजय कुलकर्णी जी आप दीजिए। प्रीति आप देखिएगा, ईरान ये ऐसे बातें तब कर रहा है जब ईरान कुछ भी नहीं कर सकता है, खुद भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे हालात में ईरान का स्टेटमेंट बिल्कुल कोई मतलब माने ही नहीं रखता है। ईरान ने क्या किया है? ईरान खुद हिजबुल्लाह को बोल रहा है कि आप जाकर के लड़ो, उनके खुद सैनिक नहीं जा रहे, उनके खुद के कमांडर वहां से भाग करके वापस आ गए। तो ये तो कहने की बात है। बातचीत किससे करेंगे? रेबेल फोर्सेस जो है, अमेरिका ने 11 साल पहले जब जुलानी को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था, वो स्टेटमेंट देखिएगा जो डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा है, एंटी असाद फोर्सेस, मतलब वो उस वक्त से कह रहे हैं कि बशर को हमने वहां से निकालना है। जब यह आदमी जो जुलानी है, जो रेबेल फोर्सेस को कमांड कर रहा है आज, जब उसने कहा कि यस मैं असाद को गिराऊंगा, तब अमेरिका ने भी इनको सपोर्ट दिया और CNN ने इसका इंटरव्यू भी लिया और ये एक रेवोल्यूशनरी रिबेल बन गया। और जिस तरीके से, तो ये कहने की बातें हैं, अमेरिका ने तख्ता पलट करना था, अमेरिका इंतजार में था। अमेरिका ने देख लिया है कि रूस कुछ नहीं कर सकता है, ईरान कुछ नहीं कर सकता है, हिजबुल्लाह कुछ नहीं कर सकता है, इराक कुछ नहीं कर सकता है, खुद क्या करेगा असाद चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो खत्म है बात, ही कहानी खत्म है। तो बातचीत, ये तो कहने की बातें हैं। Assad has already left
सीरिया, वहां पे कोई नहीं, उसका परिवार तो 2 दिन पहले निकल गया वहां से, उसके जो बहनोई है वो पहले निकल गए, वो अकेला था वो निकल गया है, वो जब लास्ट फ्लाइट जो है वो असद की फ्लाइट है वो निकल गया। तो सीरिया इज ओवर, सीरिया इज डिवाइडेड। कर्ड्स जो है जिनको लेकर के तुर्की को जो परेशानी है वो परेशानी रहेगी, क्योंकि कर्ड्स तो टर्की में भी है, तो वो टर्क्स जो है, जो कुर्ड्स है वो अपना लेंगे। तो ये सीरिया जो है वो बट चुका है, अब सीरिया का बंटवारा हो चुका है, सिविल वॉर होगा, जंग होगा, इसी तरीके रहेगा डेमोक्रेसी के नाम पर। असद राज ओवर हो चुका है और उस ओवर होने को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो उस पर मोहर भी लगा रही हैं। विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, एयरपोर्ट पर अब उड़ानें नहीं बढ़ रही हैं। विमान कुछ ऐसे उड़े हैं जिसके बारे में जानकारी है कि उसमें कौन सवार है इसकी जानकारी नहीं है। सेना भी वहां से पलायन कर रही है। इस बीच खबर ये कि बशर अल असद सीरिया से भाग गए हैं। बड़ी खबर, शाम 5 बजे सीरिया छोड़ने की खबर है उनकी। सरकारी विमान से असद दमिश्क से भागे हैं, लेकिन भागकर गए कहाँ होंगे ये भी अपने आप में अहम सवाल है। हालांकि अलग अलग बातें जरूर की जा रही हैं। देखिए 5 बजे भागे हैं, यानी कि उनके छोड़ने के जो खबरें हैं वो आ तो रही थी, लेकिन वो कहाँ गए हैं, कब गए हैं ये नहीं क्लियर हो रहा था। तो अब से 4.5 घंटे पहले, यानी कि शाम के 5 बजे उन्होंने सीरिया छोड़ दिया। बशर अल असद सीरिया से भाग गए हैं। रिपोर्ट ये है कि शाम 5 बजे, आज शाम 5 बजे उन्होंने सीरिया छोड़ दिया है। खबर यह है कि सरकारी विमान से असद दमिश्क से भागे हैं और ये स्थानीय मीडिया दावा कर रही है कि असद ने देश छोड़ दिया है और उन्हें देश छोड़ना ही था। हमारे साथ पैनलिस्ट बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एयर कमोडोर बेल जी, उससे पहले एक और बड़ी खबर, रूसी सेना के सीरिया से निकलने का दावा। कारतूस नेवल बेस रूस ने खाली किया। खाली बेस की सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई हैं। एक दिन पहले दिखे थे IL-76 और Tu-154। तो कुलकर्णी जी जिस बात का दावा और जिक्र कर रहे थे वही होता हुआ दिख रहा है। रूस को भी अब वो जगह छोड़नी ही पड़ेगी और देखिए सैटेलाइट तस्वीरें इस बात पर मोहर भी लगा रही है। एयर कमोडोर बहल जी, अब क्या होगा, क्या होने जा रहा है सीरिया में? रूस भी गया, पूरी तरह से खबरें आ रही हैं सीरिया में। अब असद भी वहां से पलायन कर चुके हैं। अब क्या स्थिति बनती दिख रही है? विद्रोहियों का अब क्या क्या टारगेट होगा स्टेप बाय स्टेप? असद पहले से भी मिलिट्री लीडर नहीं थे, वो एक पॉलिटिकल लीडर की तरह, वो भी एक अथॉरिटेरियन लीडर की तरह बिहेव कर रहे थे। और सबसे पहले अथॉरिटेरियन लीडर क्या करता है? जब भी सिचुएशन खराब हो जाती है वो भाग जाता है वहां से। उन्होंने वो ही किया है। और दूसरी चीज जो आती है कि सीरियन आर्मी इस समय कोहेसिव आर्मी नहीं है, पहले से भी स्ट्रांग नहीं थी, अब कोहेसिव नहीं है। अब वो काफी हद तक बन चुकी है और धीरे धीरे वो वहां से वो खुद भी भाग रहे हैं या अपना इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और तीसरी चीज आती है कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं रिबेल फोर्सेस के साथ। इसका मतलब रिबेल फोर्सेस जो है बहुत जल्दी दमिश्क पे अपना कब्जा बना लेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या ये कब्जा बनाने के बाद एक अथॉरिटेरियन एजेंसी से हटके दूसरी अथॉरिटेरियन एजेंसी में चले जाएंगे तो क्या सिविल वॉर रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। जैसे कि सारे पैनलिस्ट ने कहा, सिविल वॉर जो है कंटिन्यू रहेगा और सिविल वॉर के साथ इंस्टेबिलिटी रहेगी और साथ में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अभी जो लॉयल्टीज दिखाई जा रही है कि ये पश्चिमी देशों के साथ, टर्की के साथ और इजराइल के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ ही समय में ये फायदेमंद चीजें भी अलग हो जाती हैं। एक समय था कि पाकिस्तान का तालिबान के साथ बहुत क्लोज रिलेशंस थे। अगर आज देखें तो पाकिस्तान तालिबान के साथ एकदम 101 का आंकड़ा है, दोनों साइड से अलग अलग हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आतंकी संगठन होते हैं इनकी लॉयल्टीज तब तक रहती है जब तक कि इनका अपना इंटरेस्ट बन रहा है। पश्चिमी देशों के भी कहते हैं हमेशा कि देयर आर नो फ्रेंड्स और एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशन, दे आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ये वोरा साहब से ज्यादा कौन जानता होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अभी अलाइन कर रहे हैं पश्चिमी देशों के सीरिया के रिबेल फोर्सेस के साथ, लेकिन बहुत जल्द ये हट जाएंगे क्योंकि इन्हीं को वो आतंकवादी संगठन कह रहे हैं। लेकिन जो कॉमन आदमी है उसके लिए सबसे खराब समय है ये। इस समय लाखों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। वैसे भी सीरियन रिफ्यूजीज कई लाखों की संख्या में सीरिया से हटके टर्की और नेबरिंग देशों में चले गए हैं। और अब जो प्रेशर आएगा, चाहे वो इकोनॉमी के ऊपर है, चाहे वो खाद्य सामग्री के ऊपर है, चाहे वो आम आदमी की जिंदगी के ऊपर है, वो बहुत ही खराब समय सीरिया के लिए आ रहा है। जी, और इस बीच एक बड़ी खबर, दमिश्क पहुंचने पर बागी सेना का पहला बयान आ गया है। दारा, स्वेदा, कुनेत्रा पर कब्जा हो गया है। बागी विद्रोहियों की तरफ से जो बात कही गई है, तीनों प्रांतों पर बागी गुट फ्री सीरिया आर्मी FSA का कब्जा हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है।
देखिए, एक बात क्लियर है, दमिश्क पहुंचने पर बागी सेना का यह बयान है। अब इस पर कोई अभी तक काउंटर जवाब नहीं आया। इसका मतलब यह है कि जो कुछ हो रहा है वो अब वहां पर विद्रोहियों गुटों की तरफ से ही हो रहा है। चाहे वो जो खबरें आ रही हैं वो, हाँ, मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें कितना इनक्लाइंड है विद्रोही गुटों की तरफ, ये समझने वाली बात है। लेकिन दारा, स्वेदा, कुनेत्रा पर कब्जा हो गया है, बागियों की तरफ से कहा गया, और तीनों प्रांतों पर बागी गुट फ्री सीरिया आर्मी FSA का कब्जा हुआ है। 24 घंटे पहले FSA ने यह ऑपरेशन शुरू किया था, और FSA ही वही संगठन है जो सबसे पहले दमिश्क पहुंचा है और उसके बाद STS पहुंचा है। और ऐसे में इस कब्जे के साथ ही कहानी खत्म। क्या वोरा साहब ये कह दें? मैम, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो मिला हुआ हूँ इनसे। एक बार इनके एक सलाहकार से, जनरल साहब, कमांडर साहब, मैंने उनसे पूछा था जब सिविल वॉर चल रही थी सीरिया में कि ये छोड़ के चला क्यों नहीं जाता। कहता है मैंने भी एक बार यही सवाल बशर अल असद से किया था। उसने कहा था आपको याद है सदाम हुसैन कैसे उसको लटका दिया था, आई डोंट वांट टू बी द नेक्स्ट सदाम हुसैन, इसीलिए छोड़ के गया। अगर रुकता ये उसको गिरफ्तार करते और उसको फांसी दे देते और अमरीकी बहुत खुश होते उसके साथ। बट ये जो शैतान की खिचड़ी वहां पक रही है, ये जैसे अब हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट ने कहा, ये बहुत देर तक चलेगी और लॉन्ग टर्म में किसको नुकसान होता है ये आप खुद जान जाइए। टर्की तो अब नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया को हड़प कर लेगा और कर्ड्स को वहां बर्बाद करने की कोशिश करेगा। पहले भी उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की थी। और डोनाल्ड ट्रंप, मैम आपको बता दूं उन्होंने उस समय क्या कहा था, शायद आपको याद होगा, 2000 ये मैं बात कर रहा हूँ, हिज फर्स्ट टर्म वाज 2019 की बात कर रहा हूँ, जब टर्की ने नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में घुसने की कोशिश की थी, अमेरिका छोड़ के जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, इफ इन माई इन्फिनिट विजडम आई गेट एंग्री विद टर्की आई विल ओब्लिटरेट देयर इकोनॉमी। ये उन्होंने कहा था कि आप ये कर्ड्स तो हमारी तरफ लड़ रहे थे, अब आप इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। इट्स अ मेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वहां पे क्या हो रहा है इस समय। तो अब आप देखिएगा, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हट जाओ, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। आई जस्ट होप Bashar is not hanged. That's all that I can say. I like the man. इतने से ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। फ्री सीरिया आर्मी ने सर 24 घंटे पहले पूरा ऑपरेशन शुरू किया। ये फ्री सीरिया आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया जिसको हम दिखा भी रहे हैं। और इस 24 घंटे में सीरिया में असद सरकार ने क्या किया ये भी समझना होगा। क्या उसने मेंटल कंडीशनिंग अपने से जुड़े हुए, चाहे सेना है, इमारतें हैं, सरकारी अफसर हैं, उनको ये बताया कि अब चलिए गेम ओवर हो गया है? इस पर भी समझना होगा कि इन 24 घंटों में असद सरकार ने क्या किया। बड़ी खबर यह कि दमिश्क में एयरफोर्स बेस पर कब्जा हो गया है। मेजा एयरबेस पर बागियों का कब्जा हुआ है। मेजा एयरबेस पर कई लड़ाकू विमान मौजूद हैं। देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं इस वक्त विद्रोह की आग है, कहीं विद्रोहियों के लिए खुशी भी है। और इस खुशी के बीच जो तस्वीर सामने आ रही है विद्रोही गुटों के लिए, वो ये बताती है कि अब दमिश्क में सब कुछ खत्म होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दमिश्क में एयरफोर्स बेस पर कब्जा हो चुका है। मेजा एयरबेस पर बागियों ने ये कब्जा जमाया है। एक और बड़ी खबर सीरिया जंग से जुड़ी हुई, ये अभी का बड़ा अपडेट, दमिश्क एयरपोर्ट तक पहुंच गए हैं बागी। दमिश्क एयरपोर्ट पर किसी भी वक्त कब्जा हो जाएगा और दमिश्क एयरपोर्ट से सभी उड़ानें बंद हो जाएंगी। और ऐसे में वहाँ जो लोग हैं जो चाहते हैं कि वो किसी तरह वहाँ से निकल पाएं, वो शायद फिर नहीं निकल पाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ एयर कमोडोर बेहल जी जुड़े हुए हैं। बेहल जी, एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद होने की कगार पर है। ऐसे में जो लोग हैं वहाँ पर, वो तो लगभग 13-14 साल से ये सब झेल ही रहे हैं। उनके सामने ऑप्शंस क्या बच जाते हैं ऐसी स्थिति में? देखिए, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं। अब जब एयरपोर्ट हमेशा बंद हो जाता है जब भी लड़ाई की स्थिति बढ़ जाती है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर सिविल फ्लाइट सबसे पहले बंद होती हैं, तो जो मूवमेंट होती है वो एकदम खत्म सी हो जाती है। जो वैसे भी ये वो लोग हैं जो कॉमन आदमी है, वो इन हवाई जहाजों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये तो गवर्नमेंट फोर्सेस या गवर्नमेंट के सीनियर फंक्शनरीज वो ही इन जहाजों का इस्तेमाल करते होंगे। उनके लिए भी अब ये रास्ता बंद हो चुका है। और अब दूसरी बात आती है कॉमन आदमी के लिए। कॉमन आदमी इस समय चुप करके बैठ जाएगा, वो वेट करेगा, वो देखेगा कि कहाँ पे सिचुएशन स्टेबलाइज होती है और कौन पावर में आता है।
अगर आपको पहले, अगर हम मेडिवल हिस्ट्री भी देखें, अगर आप इंडिया की भी देखें, तो कई हमारे ऊपर अटैक्स हुए थे, और जब भी अटैक्स होते थे तो जो कॉमन आदमी था उसके ऊपर कोई ना कोई दूसरे फॉरेन पावर आके कुछ समय के लिए रूल करके चली आती थी। वो लोग वहीं रहते थे, वो लोग छुप करके लो प्रोफाइल मेंटेन करते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है इसमें कई जो है जैसे कुर्दिश एलिमेंट्स हैं, उनके पीछे तो ये लोग जाएंगे ही जाएंगे, खासकर सीरियन सपोर्ट वाली जो एलिमेंट्स है, जो टर्किश सपोर्ट वाली एलिमेंट्स है, वो तो कुर्दिश एलिमेंट के पीछे जाएंगी। वो लोग जरूर वहां से भाग के, छुप के, या अपनी फोर्सेस को कंसोलिडेट करके अलग अलग तरीके से, जैसे आतंकी संगठन बिहेव करता है उस तरह बिहेव करेंगे। कॉमन आदमी के लिए सिचुएशन बहुत खराब है, उसको समझ नहीं आएगा वो कहाँ जाए। वो अपने घरों में या तो या टनल्स में या कहीं पे भी छुप करके बैठेगा, देखेगा सिचुएशन स्टेबलाइज होती है, उसको जो एसेंशियल चीजें हैं वो नहीं मिलेंगी, और उसके लिए दुखों का पहाड़ शुरू हो चुका है। और इस बीच से बड़ी खबर आ रही है, दमिश्क से एक और विमान ने उड़ान भरी है। दमिश्क एयरपोर्ट से विमान ने उड़ान भर ली है। विमान में असद की पार्टी के नेता हो सकते हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि असद तो कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे ही छोड़ चुके हैं दमिश्क, लेकिन अब खबर आ रही है कि दमिश्क से एक और प्लेन ने उड़ान भरी है, जिसमें उनके पार्टी के नेता, असद के पार्टी के नेता हो सकते हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, दमिश्क के आरबिन से हटी है असद सेना। केंद्र से 15 मिनट की दूरी पर विद्रोही असद सेना ने खाली कर दिया है। दमिश्क कभी भी, कहा जा रहा है, विद्रोहियों के कब्जे में आ जाएगा। असद सेना ने खाली कर दिया है दमिश्क, पूरी तरह से सरेंडर हो चुका है सीरिया में इस वक्त असद सरकार का, सेना का, और वहां के सिविलियंस को छोड़ दिया गया है अपने हालात पर मरने के लिए। कुलकर्णी साहब, ऐसी स्थितियां जब होती हैं सर, जहां पर वॉर चल रही है, जहां पर विद्रोह चल रहा है, जहां पर आग के शोले नजर आ रहे हैं, जहां पर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, जहां पर धमाके हो रहे हैं, जहां पर हूटिंग हो रही है, सिविलियंस की स्थिति को लेकर कोई सोचने समझने वाला नहीं है। तो अब आगे सीरिया का भविष्य क्या है, क्योंकि वो तो लगभग 13-14 साल से यही सब देख रहे हैं। देखिएगा, जो जुलानी है, जो रेबेल लीडर है, वो उसने शुरू में भी पिछले 4 दिन से वो लगातार लोगों को, आवाम को यही कह रहा है कि आप शांति बनाए रखें, आप बिल्कुल बेफिक्र है, क्योंकि वो खुद जानता है वो सीरियन है, वो वहीं पर रहना है, उसी ने कमान संभालनी है अभी, क्यों, और कौन कमान संभालेगा। उसी को अमेरिका ने CNN में आकर के उसका इंटरव्यू लिया है। इससे साफ समझते हैं कि अगला लीडर थोड़े दिन के लिए, चाहे कितने भी टाइम के लिए, पहले यही आदमी बगदादी के साथ था, यही आदमी जवारी के साथ था, यही आदमी सुलेमानी के साथ था, और यही आदमी आज अमेरिका के साथ भी है। और अमेरिका के लोग के मदद में इसने पूरे सीरिया में सरकार गिरा दी, असद ने सरेंडर कर दिया, स्क्वाश पॉलिसी में सारा सत्यानाश कर दिया। तो ऐसे इसमें जरूर सिविलियन जो है वो बेशक तंग रहेंगे, लेकिन कल सवेरे तक आप देखेंगे ये जो आदमी है जिलानी, इसलिए कमान संभालेगा, देश की कमान इसको संभालनी पड़ेगी, और एक दफा संभालेगा जिसको अमेरिकन सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है रूसी हवाई जहाज जाकर के फिर बम्बार्डमेंट थोड़ा बहुत करे, वो भी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि अब ईरान, जो टर्की हुआ, अपना रूस हुआ, ये सब के सब बाहर रहेंगे, अब इसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे, क्योंकि इनको मालूम है ये आदमी पिछले 12 साल से लगा हुआ है, और 12 साल से इसको मालूम है सपोर्ट कहां से मिल रहा है। कहीं से टर्की से कभी सपोर्ट लेता है, ये कभी ईरान से सपोर्ट ले रहा है, कभी जाकर के USA से सपोर्ट ले रहा है। तो इसको मालूम है ये एक बड़ा एक रेबेल लीडर है, जिसको कि किसी ना किसी तरीके से उसने असद की सरकार को गिराना था, अमेरिका को खुश करना था। असद की सरकार गिर गई है, अमेरिका ने अपना जो चाहना था कर लिया है। अमेरिका के ट्रंप ये बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आप इससे दूर रहो, क्योंकि उनका ही वो पैंदा है जो वहां पर बैठा हुआ है आज की तारीख में। तो बाइडेन ने और इससे ज्यादा नहीं करना है, दूर रहो, जिससे कि वो खुद संभाल ले, अपने आप संभालेंगे। कल सवेरे तक आपको पता चल जाएगा कि इसने जुलानी ने सरकार संभाल ली है। आपको 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा जो भी हो रहा है, लड़ाई जिसके साथ भी लड़ रहे हैं, कर्ड्स के साथ लड़ रहे हैं, सीरियन फ्रीडम आर्मी है, सीरियन का लिबरेशन आर्मी है, जितने भी है, चाहे कर्ड्स है, ये सब के सब अब इकट्ठे होंगे, और उसके बाद सिविल वॉर होगा। लोग जब पलायन करने थे वो पलायन कर चुके हैं, जो जाने थे वो भाग गए हैं, और जो बचे चुके हैं, जो भी 60 लाख लोग वहां पर हैं सीरिया के अंदर, वही रहेंगे, उससे ज्यादा और क्या होगा। तो स्थिति जो है बहुत नाजुक है, वेरी फ्लेक्सिबल, बट इट विल हैपन। रेबेल लीडर है, क्या होगा, सिविलियन वॉर होगी, स्थितियां कहां तक जाएंगी, और इस वक्त क्या होने जा रहा है कुछ नहीं कहा जा सकता। सीरिया में अफरा तफरी का मंजर। इधर बड़ी खबर, दमिश्क में सेना के टैंक में धमाका हुआ है, सेना खुद अपने टैंक्स को नष्ट कर रही है। विद्रोही के कब्जे से डर से
टैंक को नष्ट किया जा रहा है। हथियार टैंक को नष्ट करने का अभियान चल रहा है। सेना ने टैंक और हथियारों को जला दिया है। बड़ी जानकारी एक और मिल रही है। भारी दमिश्क में रूसी वायुसेना का हमला, विद्रोहियों पर क्लस्टर बम से बमबारी, विद्रोहियों को रोक रही है रूसी सेना। बड़ी खबर आ रही है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का बयान, उम्मीद है कि सीरिया में शांति आएगी, सीरिया का 13 साल का सपना पूरा होगा। दीपक वोरा जी, मैं आपके पास आ रही हूं सर। डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन का स्टेटमेंट, उनकी रणनीति दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का बयान कि 13 साल का सपना पूरा होगा। साफ क्लियर कट मैसेज विद्रोहियों के साथ नजर आ रहे हैं। ये किससे पूछा आपने? दीपक जी आपसे। मैम आई कांट हियर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। दीपक जी आवाज आ रही है? ये सवाल मेरा आपसे है। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है। इस बीच जर्मन अखबार बिल्ड का दावा, असद का परिवार रूस पहुंच चुका है। असद भी जा सकते हैं रूस। रूस के रोस्तों में असद ने खरीदा है घर। वो रूस जो पूरी तरह से समर्थन दे रहा था, अभी थोड़ी देर पहले तक ये खबर आ रही थी कि दमिश्क के बाहरी इलाकों पर बमबारिंग कर रहा था विद्रोही गुटों के खिलाफ, वहीं अब खबर जर्मन अखबार बिल्ड की तरफ से जो दावा है, असद का परिवार रूस पहुंच चुका है। दीपक वोरा जी, डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन के स्टेटमेंट और उनकी रणनीति सीरिया को लेकर डिफरेंट, इस पर मेरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू आपसे, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? दूसरी बात ये कि टर्की की तरफ से विद्रोहियों को सपोर्ट का स्टेटमेंट आ गया है। तीसरी, जर्मन अखबार बिल्ड का ये जो दावा है कि असद का परिवार रूस पहुंच चुका है, आपको क्या लगता है ये कितना कंफर्मेशन देती हैं खबरें? ये अगर तो असद का परिवार रूस पहुंच चुका है, जैसे जनरल साहब ने शुरू में कहा था, वो बिल्कुल सही है। वो तो चले गए, वहां पे उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि असद का बहुत दोस्त था व्लादिमीर पुतिन। रूस और सीरिया एक साइड पे लड़ रहे थे, ईरान भी उनके साथ था। वो ईरान नहीं जाएगा, तो वहां पे उसको कुछ मालूम नहीं है क्या वो सौदेबाजी करके उसको कहां भेज देंगे। तो रूस में ही विल फील वेरी सेफ एंड सिक्योर। दूसरी चीज है, खुद कहा गया है मैम, ये अभी तक कहना बड़ा मुश्किल है। मेरे जॉर्डन से एक मित्र ने अभी एक मैसेज भेजा है कि सीरियन गवर्नमेंट प्लेन हैज लैंडेड इन अमान। अब पता नहीं कौन है इसके अंदर, क्या है, नहीं बशर साहब हैं कि नहीं, तो आपको बाद में ही पता लगेगा। लेकिन टर्की बड़ा खुश है ये चला गया, क्योंकि वो चाहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, इडलिब प्रोविंस का जो एरिया है, जहां पर ये कर्ड्स वर्ड्स और बाकी नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया में ये लोग जो पंगा ले रहे थे, वो सब खत्म हो जाए, वो टर्की के कब्जे में आ जाए। क्योंकि उनका दुश्मन, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उनका दुश्मन कुर्दिश लोग हैं, और कुर्दिश लोग यहाँ के मित्र थे, लड़ रहे थे इनके साथ, अमेरिका के दोस्त थे, और टर्की अमेरिका का दोस्त है। तो ये सब तरफ की जो है फिर चीजें कुछ समझ नहीं आती। दोस्त का दोस्त दुश्मन नहीं है, यहाँ पे तो दुश्मन का दुश्मन भी दुश्मन है और दोस्त का दोस्त भी दुश्मन है। कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इसके लिए एक अलग से सेशन करना पड़ेगा कि आखिर कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन सीरिया में इस वक्त जंग के हालात हैं, तख्ता पलट की पूरी स्थिति बनती दिख रही है। बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष पर जारी है।